नमस्कार, मैं नमित बीए बीएड की छात्रा आप सभी के समक्ष मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा रचित फैसला कहानी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी नारी सशक्तिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कहानी का शीर्षक फैसला है। ये कहानी अपने शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करती है। कहानी में दिखाया गया है कि एक नारी का एक सही फैसला किस प्रकार पुरुषवादी परंपरा, एक रूढ़िवादी परंपरा की जड़ों को हिला सकता है। कहानी में वसुमती मुख्य पात्र हैं जो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं, नारी सशक्तिकरण का हौसला अफजाई कर रही हैं या उसका प्रतिनिधित्व करती हुई दिख रही हैं। कहानी में ईश्वरिया भी मुख्य पात्र के रूप में दिखाई देती है, जो वैसे तो उसका रोल, उसका अभिनय एक गरीब महिला के तौर पर है, परंतु कहानी में वह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई अपनी बात को साफ साफ कहती हुई प्रकट होती हैं। कहानी में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कि इस प्रकार भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो चुकी है हमारे देश की। चुनावों की व्यवस्थाओं में भी भ्रष्टाचार भर चुका है। बहुत से जो सरपंच या प्रधान होते हैं वो अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। कहानी में हमें महिला सशक्तिकरण के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। किस प्रकार ईश्वरिया अपनी बात सीधे सीधे सही शब्दों में कह देती है हर किसी को भी वह किसी से भी नहीं डरती है, परंतु वह अपनी बात कहने में मुखर है। कहानी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। कहानी में महिलाओं को दबाने की हर मोड़ पर कोशिश की गई, परंतु नारियों ने उसका मुखर जवाब दिया और बेजोड़ उसमें मुखर जवाब दिया। कहानी में हम देख सकते हैं कि कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है, जो कहानी की मुख्य पात्रा वसुमती ने अपनी माँ को लिखी है। वसुमती अपनी माँ साहब को बताती हैं कि किस प्रकार उन्होंने कहा था कि उसे अपने पति का साथ देना है, परंतु भ्रष्टाचार से युक्त वह अपने पति का साथ न देकर अंत में वह उसके विरुद्ध हो जाती है, उसके विरुद्ध अपना एक फैसला देती है, जिससे पुरुषवादी परंपरा की नींव हिल जाती है। कहानी में एक पथनवारा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पथनवारा शब्द के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पथनवारा महिला बैठक की एक सुरक्षित स्थान माना जा सकता है। पथनवारा वह जगह है जहाँ महिलाएं सुरक्षित तौर पर अपनी आप बीती, अपने घर के सभी दुखड़े या फिर अपनी अच्छी बुरी बातें एक दूसरे से सुरक्षित रूप से साझा कर सकती हैं। कहानी में पंचायत एक बहुत ही मुख्य मुद्दा दिखाया गया है, जहां पर महिलाओं को आने से रोका जाता था। कहानी में चुनाव होते हैं। जो रणवीर है वो अपनी पत्नी वसुमती को उस पद के लिए निर्वाचित करता है। कहानी में प्रधान पद के लिए वसुमती अपना निर्वाचन कराती है एवं वह जीत जाती है और प्रधान बन जाती है, परंतु उसे के मन में कुछ विचार थे। वह गांव का विकास करना चाहती थी, परंतु उससे वह विकास नहीं करने दिया जाता। उसके पति उसके कार्य में रुकावट बनते हैं। कहानी में हम वसुमती के बारे में जान सकते हैं कि वह नारी सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती हैं। वह गांव के विकास के लिए कार्य करना चाहती हैं। वह अपने पति के प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ है। वह अपने सभी कार्यों को ठीक ढंग से निभा रही थी। कहानी में वसुमती एक मुख्य पात्रा के रूप में उभर कर आई हैं। उसके बाद है रणवीर हैं, वो वसुमती के पति के रूप में उभर कर आए हैं। वह एक भ्रष्टाचार युक्त व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व में चालाकी, कूटनीति हमें साफ साफ देखने को मिलती है। वह चुनाव लड़ने के लिए बहुत से प्रत्याशियों को पैसे खिलाते हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार युक्त व्यवहार करते हैं। कहानी में ईश्वरिया है, वह सबसे मुख्य पात्रा के रूप में उभर कर आई है। वह अपनी बात को सही ढंग से कहना जानती थी, सही ढंग से न भी कहना जानती हो, फिर भी वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देती थी, चाहे उसे उसमें कहने में डर लगता हो या ना लगता हो, पर वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। उसके बाद जो देववीर है वो रणवीर के भाई के रूप में उभर कर आए हैं और बूढ़ी अम्मा है यहाँ पर कि गाँव की एक बूढ़ी अम्मा है। कहानी में जब वसुमती प्रधान बन गई है तो प्रधान के कार्य होते हैं कि वह पंचायत में जाए, फैसला करे। इसी प्रकार गांव में हरदेई नाम की एक महिला की वारदात सामने आती है कि उसके पति उसे लेने के लिए आते हैं, परंतु उसके पिता उसे उसके पति के साथ उसके ससुराल नहीं भेज रहे थे, क्योंकि हरदोई है वह अपने पति
के साथ अगर चली जाती तो उसके पिता को काम करना पड़ता, पैसे कमाने पड़ते, परंतु वह इसी कारणवश उसको अपने पति के साथ नहीं जाने दे रहे थे। परंतु जब बूढ़ी अम्मा बसुमती को पंचायत में जाने के लिए बुलाने आई तो देववीर मना कर देते हैं कि वह आपके साथ नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके भैया रणवीर ने उन्हें मना किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं को हर बात पर रोका टोका जा रहा था। महिलाओं को पंचायत में घुसने तक की अनुमति नहीं थी। रणवीर है वो अपने जो भाई बंधुओं के पक्ष में ही हर बार निर्णय सुना देता था। इस प्रकार कहानी में देखा जा सकता है कि जो रणवीर है वो बहुत ही कपटी किस्म का इंसान है। कहानी है वह पत्र के एक रूप में लिखी गई है। कहानी में हमें बंधन मुक्त यात्रा, मतलब जिस प्रकार से बसुमती ने अपने एक फैसले को लेकर स्वयं को बंधनों से मुक्त कर लिया है, वह यात्रा इसमें दिखाई गई है। कहानी में आत्मनिर्णय संकल्प की फैसला, एक नारी ने जो सही फैसला लिया उससे पुरुषवादी, परंपरावादी या रूढ़िवादी परंपरा थी उसकी नींव हिल चुकी थी। नारी सशक्तिकरण को हर युवती ने बढ़ावा दिया है इस कहानी में, और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की भी स्थापना करनी चाहिए। बसुमती अपने गांव का विकास करना चाहती थी वह प्रधान बनकर, परंतु जो रणवीर था वह उसे हर बात में रोकता टोकता था, वह उसके विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करता था। कहानी में हम देख सकते हैं कि सबसे मुख्य उद्देश्य कहानी का सिर्फ और सिर्फ नारी सशक्तिकरण को दिखाया गया है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि समय बदल रहा है, आपको भी समय के साथ बदलना होगा, चलना होगा। नारियों को अपने विकास के लिए अपने लिए स्वयं आवाज़ उठानी होगी। कहना होगा तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चूनर उड़ा के ध्वज बना ये गगन भी कांप जाएगा, अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भूकंप तो आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद।